हैदराबाद को दहला देने वाला अप्सरा कांड वाकई में रोंगटे खड़ा कर देने वाला मामला था। मेरे भाई, एक ऐसा केस जिसमें एक मंदिर का पुजारी ने एक लड़की को पत्थर से मारकर उसे मौत के घाट उतार देता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक हत्या थी या इसके पीछे छुपे थे कई डरावेबाज। तो ये कहानी एक शमशादाबाद की रहने वाली 30 साल की महिला अप्सरा की, एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी रहस्यों से भरी हुई थी। तो वेलकम बैक एज मई पॉन, और आप लोग देख रहे हैं द पॉनिक्स। मेरे भाई, वैसे इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2022 से। ये वो टाइम था जब अप्सरा की मुलाकात होती है साई कृष्णा नाम के एक व्यक्ति से। शुरुआत में ही दोनों के बीच काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाती है। फिर कुछ दिन बाद ये दोस्ती रिश्ते में बदल जाती है। लेकिन ये रिश्ता यहीं नहीं रुका, उनके बीच कई बार शारीरिक संबंध भी बन जाते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद इन दोनों की कहानी में जो है अचानक एक खतरनाक मोड़ आती है। बात है 5 जून 2023 की। साई कृष्णा और अप्सरा की मां अरुणा दोनों एक साथ शमशादाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद एक शिकायत दर्ज कराते हैं, जिसमें अप्सरा की मां अरुणा कहती है, थानेदार साहब से, सर मेरी बेटी जो है पिछले 2 दिन से लापता है, उसकी कोई आता पता नहीं चल रहा। और ये एक मिसिंग का मामला था, इसलिए पुलिस भी तुरंत शिकायत दर्ज कर लेती है और जल्द ही पूछताछ करना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस ने यही दोनों से सवाल किया। पुलिस ने दोनों से पूछा, आपने अप्सरा को आखिरी बार कब देखा था। ये दोनों जवाब देते हैं 3 जून को। लेकिन पुलिस के लिए सिर्फ इतना ही जवाब काफी नहीं था, इसलिए पुलिस ने पूरी कहानी को जड़ से जानने के लिए दोनों को पूरी डिटेल्स के साथ बताने के लिए कहा। तब अरुणा बारीकी से पूरी कहानी को बताना स्टार्ट करती। अरुणा कहते हैं, 3 जून की सुबह अप्सरा घर पर तैयार हो रही थी। तब मैंने पूछा, कहाँ जा रही हूँ। तब अप्सरा कहते हैं, मैं कृष्णा के साथ कोयम्बटूर जा रही हूँ, सब कुछ फाइनल हो गया है, बस मैं कृष्णा के आने की इंतजार कर रही हूँ। और ऐसा ही होता है, थोड़ी देर बाद कृष्णा आता है और दोनों कार में बैठकर निकल जाते हैं। लेकिन आगे क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम, बल्कि उसके साथ कृष्णा था, इसलिए आगे की कहानी कृष्णा बता पाएगा। और ऐसा ही होता है, कृष्णा आगे की कहानी बताना स्टार्ट करता है। कृष्णा कहता है, हैदराबाद छोड़ने से पहले अप्सरा अचानक से कहती है, यार ऐसा करते हैं, चलो पहले मेरे दोस्तों के साथ भद्राचालम चलते हैं, कोयम्बटूर बाद में चलेंगे। लेकिन हम जो है भद्राचालम जाने से मना कर देते हैं, इसलिए अप्सरा हमें बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए कहती है ताकि वो अपने दोस्तों के साथ भद्राचालम जा सकी। मैंने अप्सरा को बस अड्डे तक छोड़ दिया, उसके बाद वो कहाँ गई ये मुझे नहीं मालूम। मतलब कृष्णा जो है इस तरह से पुलिस के समक्ष अपना बयान देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होता है। उसी शाम लगभग 6 बजे कृष्णा अरुणा को फोन किया और पूछा, क्या अप्सरा तुम्हें फोन की थी। मैं उसके पास कॉल कर रहा हूँ पर वो फोन नहीं उठा रही। लेकिन कृष्णा की ये बात सुनकर अरुणा जो है हैरान रह गई। कृष्णा से कहती है, इसका क्या मतलब, वो तुम्हारे साथ नहीं गई थी क्या। तब कृष्णा कहती है, हमने जाने का प्लान तो बनाया था, लेकिन उसने आखिरी वक्त पर मना कर दिया। उसने कहा कि मैं कोयम्बटूर नहीं बल्कि दोस्तों के साथ भद्राचालम जाना चाहती, इसलिए मैंने उसे बात स्टेशन तक छोड़ दिया और मैं घर वापस चला आया। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि वो भद्राचालम जा रही है। मतलब कृष्णा बार बार यही कह रहा था, मानो खुद को शक से बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भी इसके बाद अप्सरा को फिर दोबारा कभी नहीं देखा गया। वो कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ और उसके गायब होने के पीछे आखिर किसका हाथ था, इन सवाल का कोई जवाब नहीं था। मतलब अब तक इस मामले में कुछ भी साफ नहीं था, इसलिए पुलिस ने सच्चाई तक पहुंचने के लिए मामले की गहराई से छानबीन करना शुरू किया। लेकिन जांच के दौरान पुलिस के दिमाग में अजीब सी बात सामने आई। पुलिस वाले ये बात सोचने पर मजबूर हो गए। वे आपस में बात करने लगे। वे एक दूसरे से कहने लगे, अरे यार, आमतौर पर जब किसी लड़की की मौत होती है तो आम नागरिक गुस्से में भर जाते हैं, लोग इंसाफ की मांग करने लगते हैं, सड़क पर उतर आते हैं। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई कि अप्सरा अब जिंदा नहीं रही, माहौल अचानक से बदल गया। कुछ लोग खुल कर कहने लगे, ऐसी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ये सुनकर पुलिस वाले के बीच सवाल और भी गहरे हो गए। वे सोचने लगे, यार आखिर लोग अप्सरा को क्यों कोस रहे हैं। तो मेरे भाई, अगर उसकी हत्या हुई थी तो असली अपराधी कौन था और पुलिस ने इस केस को कैसे सोल्व किया, तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर आगे चलकर सामने आने वाले हैं। इसलिए अब जरा कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। अप्सरा और उसकी मां अरुणा कभी तमिलनाडु में रहा करती थी। वहाँ अप्सरा बड़े सपना देखा करती थी। उसका सपना था फिल्मों में हीरोइन बनने की, और इस सपना को पूरा करने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत शुरू भी किया। उसने मलयालम और तमिल फिल्मों में काम पाने की कोशिश की। वहीं कई प्रोडक्शन हाउस की चक्कर भी लगाई, मिन्नतें की, सिफारिश की, लेकिन काम मिलना इतना आसान नहीं था। इसके बावजूद अप्सरा की मां अरुणा हार मानने वालों में से नहीं थी। वो हर हार में चाहती थी कि मेरी बेटी एक्ट्रेस बने। इसलिए अप्सरा की मां लगातार कोशिश करती रही, पर सफलता हाथ नहीं लगी और ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहा। लेकिन एक दिन अचानक माँ बेटी हैदराबाद जाने का फैसला करते हैं। और हैदराबाद आने के बाद अप्सरा अक्सर एक मंदिर में जाया करती थी। उसे मंदिर जाना उनकी आदत थी। अप्सरा वहाँ बार बार जाती थी, लेकिन उसी मंदिर में साईं कृष्णा नाम का एक पुजारी काम करता था। यहीं से दोनों की मुलाकात होती है, दोस्ती होती है।
और ये दोस्ती जो है एक रिश्ते में बदल जाती है, जिससे हम या आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का नाम देते हैं। लेकिन कहानी में एक अहम मोड़ यही से आया। एक दूसरे पुजारी ने इन दोनों को एक साथ बैठे हुए देख लेता है और साइक रना को चेतावनी देते हुए कहता है, देखो भाई, एक पुजारी का कम से कम लिहाज तो रखो। पर उस पुजारी का ये बात सुनकर कृष्णा को अच्छा नहीं लगा, लेकिन भी कृष्णा और अप्सरा दोनों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने किसी की बात को नहीं मानी और धीरे धीरे दोनों हद से आगे बढ़ते चले गए। पर टाइम के साथ दोनों के रिश्ते में तनाव भी बढ़ने लगा। लेकिन सिर्फ वही पुजारी ने इन दोनों को नहीं देखा था, बल्कि और भी लोग इन दोनों को साथ में देखा था। और यही इस कहानी का एक खतरनाक मोड़ पकड़ लेती है। हुआ ये कि जिस पुजारी ने साईं कृष्णा और अप्सरा को चेतावनी दिया था, उसी ने बाद में पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। लेकिन इन सब के बावजूद दोनों ने कुछ दिनों के लिए सब कुछ छोड़कर भागने की योजना बनाई। उन्होंने तय कर लिया था कि वे कोयम्बटूर जाएंगे। जगह तय थी, प्लान तैयार था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वही इस केस की असली कहानी बन गया। हुआ ये कि कृष्णा को अगले दिन एक बार फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है कुछ कागजों पर साइन करने के लिए। इसलिए कृष्णा तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचता है। उसके पहुंचते ही कांस्टेबल ने उसे लेने के लिए उसके कार तक पहुंचा और उसे उसी कांस्टेबल ने कहा, जाओ पता करो क्या हुआ है और साइन कर दो। लेकिन जैसे ही कृष्णा ने साइन किया, उसे तुरंत जांच करना शुरू कर दिया। और इस केस में पाला समझ आ रहा था खुद कृष्णा पर, क्योंकि साईं कृष्णा ही वो इंसान था जिसने अप्सरा को आखिरी बार देखा था। पर सवाल ये था, कृष्णा ने जो कहानी सुनाया था वो कहानी वाकई में क्या सच था? तो इसकी पूरी सच्चाई को जानने के लिए पुलिस ने सबसे पहले अप्सरा के दोस्तों से पूछताछ करना शुरू किया। उन्होंने अप्सरा के सभी दोस्तों को एक एक करके फोन करना शुरू किया। सबसे पूछा, क्या तुमने अप्सरा के साथ धर्मशाला में जाने की जानकारी थी? और सभी का जवाब एक ही था, नहीं। मतलब किसी को कुछ भी पता नहीं था। किसी भी दोस्त को इस ट्रिप के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसका मतलब साफ था, या तो साईं कृष्णा झूठ बोल रहा था या फिर अप्सरा किसी और से मिलने के लिए कृष्णा से झूठ बोल कर गई होगी। दोनों ही स्थितियों में पुलिस ने मान लिया अप्सरा कहीं जरूर चली गई होगी। इसलिए अब ये जांच जो है दोनों एंगल से की गई, एकदम गहराई से शुरू हुई। सबसे पहले साईं कृष्णा ने पुलिस को जिन रातों और जगहों के बारे में बताया था, उन सभी जगहों का सीसीटीवी फुटेज को मंगवाया गया। रातों के बस स्टैंड के हर फुटेज को बारीकी से चेक किया गया, जिसमें किसी भी फुटेज में कृष्णा नहीं आया। कहीं भी ऐसा कोई सबूत नहीं था जिसमें कृष्णा अप्सरा को बस स्टैंड तक छोड़ा। और यही पुलिस के लिए सबसे बड़ा शक बन गया। और उन्हें पूरा भरोसा हो गया था कृष्णा कुछ तो छुपा रहा है। इसलिए पुलिस ने उसे दोबारा पुलिस स्टेशन बुलाया और साफ शब्दों में कहा, बेटा ऐसा है, तुम जो कुछ छुपा रहे हैं उसे साफ साफ बता दो। और इस बार पुलिस कृष्णा से सख्ती से पूछताछ करना शुरू किया। सवाल और भी करे थे, लेकिन भी हर दबाव के बावजूद कृष्णा नया बहाना बनाने लगा। कभी कहता मैं दूसरा धक्का ले लिया, कभी कहता मैं एक बार एयरपोर्ट रोड से गया था, फिर अपनी बात को बदल कर कहता उसके बाद मैंने समसदा बारबोर ले लिया। कृष्णा बार बार दावा कर रहा था कि मैंने अप्सरा को बस स्टैंड तक छोड़ा था। मेरे जाने के बाद उसने टैक्सी ले ली होगी, क्योंकि उसे बस में जाना पसंद नहीं आया होगा। कृष्णा बार बार अपनी कहानी को दोहराता रहा और उसी पर अड़ा रहा। लेकिन इस बार पुलिस ने अपनी रणनीति बदल ली। पुलिस वाले कृष्णा से और भी सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने सब कुछ कबूल कर लिया। मतलब अब तक जो कहानी सामने आई थी वो सिर्फ एक आधी सच्चाई थी। असली सच्चाई ये थी कि वे जब शारीरिक संबंध बनाए थे तब कुछ महीने बाद अप्सरा गर्भवती हो गई थी और ये बात को उसने कृष्णा को बताई। तो ये बात सुनते ही कृष्णा घबरा गया और डर गया। फिर उसने अप्सरा से कहा, ये रिश्ता तो अब यही खत्म कर दो। लेकिन अप्सरा में इस रिश्ते को खत्म करने से इनकार कर दी और कृष्णा से शादी करने के लिए जिद करने लगी। मतलब पीछे हटने को तैयार ही नहीं थी। और इसी बात को लेकर दोनों के बीच लगातार झगड़े होने लगे। शादी को लेकर बसें तेज हो गई। लेकिन असली परेशानी क्या थी पता है? साईं कृष्णा पहले से शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे और यह बात खुद अप्सरा जानती थी। इसके बावजूद अप्सरा उससे के करीब आती गई और यह सब चलता रहा जब तक अप्सरा गर्भवती नहीं हो गई। पर जब अप्सरा गर्भवती हो गई तो कृष्णा पूरी तरह से खिल गया। अप्सरा शादी करना चाहती थी किसी भी हर हाल में, लेकिन साईं कृष्णा जो है हर हाल में पीछा छुटाना चाह रहा था। मतलब शादी वे शब्द थे जो बार बार जहर की तरह उसके रिश्ते में बोल रहा था। अप्सरा हर बार वही बात दोहराती, अब और नहीं मुझसे शादी करनी। लेकिन साईं कृष्णा के ये रिश्ता अब बोझ बन चुका था। शुरुआत में उसने बहाना और झूठ बनाकर टालने की कोशिश किया, लेकिन जब अप्सरा एकदम जिद कर बैठी तो उसने अपने दिमाग में एक खतरनाक प्लान बनाया। और वो प्लान था, अगर अप्सरा को इस दुनिया से हटा दिया जाए तो सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। इसलिए कृष्णा ने अंदर ही अंदर चाल चलना शुरू कर दिया और सबसे पहले उसने झूठा प्यार का नाका पहनाया और नरम आवाज में अप्सरा कहा, चलो थोड़ी देर कहीं घूम कर आते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इतना सुनते ही अप्सरा मान गई। उसे लगा शायद अब बात बन जाएगी। फिर आती है 3 जून 2022। दोनों कार में बैठ कर निकल जाते हैं और कुछ दूर चलने के बाद वे शमशदाबाद के उस रास्ते पर पहुंचते हैं जहां सन्नाटा था। गाड़ियों का आना जाना बिल्कुल भी नहीं था। कृष्णा ने वहीं पर गाड़ी को रोकी
और कार के अंदर ही अप्सरा से बहस करने लगा। धीरे धीरे ये बहस तेज हो गई। फिर अचानक से कृष्णा बोला, मैं जरा टहल कर आता हूँ, तुम यहीं बैठे हो। अप्सरा कार में बैठी रही। मतलब 5 से 10 मिनट के बीच कुछ टाइम के लिए दोनों के कुछ भी बातचीत नहीं होता है। लेकिन कुछ देर बाद कृष्णा लौटा और लौटते ही उसने पत्थर उठाया और बिना चेतावनी के अप्सरा के सिर पर जोरदार वार कर दिया। अप्सरा कुछ समझ पाती कि कृष्णा ने उसे सीट पर दबाया, उसका गला घोटने लगा और सीट बेल्ट से बांध दिया। अप्सरा छटपटाती रही, चीखती रही। उसके बाद कृष्णा ने पत्थर उठाया और तब तक उसके चेहरे पर वार करता रहा जब तक उसकी सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गई। अप्सरा के मरने के बाद कुछ देर कृष्णा वहीं बैठा रहा और सोच में था अब क्या करना है। उसने कार की सफाई की और शव को डिग्गी में डाल दिया और ऐसे ही घर लौट आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घर आने के बाद कृष्णा दूसरा दिन अप्सरा की माँ अरुणा को कॉल करता है और कहता है, अरुणा का कॉल नहीं लग रहा है, उससे आपकी बात हुई थी क्या? इस पर अरुणा रिएक्ट करते हुए कहती है, ये क्या, वो तुम्हारे साथ नहीं गई थी क्या? तब वही बनावटी कहानी कृष्णा सुनने लगता है जैसा कि पहले ही आप लोगों को हमने बताया था। अरुणा अप्सरा को लगातार कॉल करते हैं लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता है। अरुणा ने अप्सरा के दोस्तों से पूछा, किसी को कुछ पता नहीं था और आखिरकार कृष्णा ही अरुणा को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पर हैरानी की बात यह है कि उसने खुद शिकायत दर्ज भी लिखवाई, वो भी अप्सरा को अपनी भतीजी बताकर। जबकि सच्चाई यह थी अप्सरा का शव उसी की कार में था। एक दिन बीत गए, शव प्लास्टिक में लिपटा हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद बदबू आने लगा जिसे छुपाने के लिए कृष्णा इधर उधर भटकता रहा। कभी जलाने के लिए सोचता तो कभी दफनाने के लिए। लेकिन आखिर उसने फैसला किया। घर के पास एक नाला था, उसने वहां अप्सरा का शव को फेंक दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कृष्णा सिर्फ पुजारी ही नहीं था, वो ठेकेदार भी था। उसने जैसे भी मंगवाई, ट्रक बुलवाया और जिंदहारे नाले को सीमेंट में मिट्टी से भरवा दिया। लोगों ने बदबू महसूस की लेकिन उसने कहा नाली थी इसलिए भरवा दी। लोगों को लगा ठीक ही तो किया है। लेकिन जब पुलिस ने शक्ति दिखाई तो नकाब गिर गया, कृष्णा टूट गया और पहली बार अप्सरा की मौत पर पूरी सच्चाई पुलिस और दुनिया वालों के सामने कबूल लिया। उसके बाद कृष्णा को गिरफ्तार किया गया। लेकिन मामला जैसे ही शांत होने लगा, उसके पिता की तरफ से एक बयान आता है। उसने साफ साफ कहा, अगर मेरा बेटा दोस्ती है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, मैं उसे बचाने नहीं आऊंगा। अब पुलिस को लगा अब ये केस यही खत्म हो गया। लेकिन तभी एक कॉल आया जिसने पूरी कहानी को पलट दी। फोन पर एक महिला थी, आवाज भारी था, दर्द से भरी हुई। उसने कहा, मैं अप्सरा और अनवर के खिलाफ केस दर्ज करवाना चाहती हूँ क्योंकि 2 साल पहले इन दोनों ने मेरे बेटे की जान ले ली थी। अब कॉल पर उस महिला की बात सुनकर पुलिस वाले चौंक जाते हैं, ये कौन सा नया मोड़ है भाई। लेकिन फोन करने वाली महिला थी धनलक्ष्मी, जो तमिलनाडु से थी और उसने जो बताया वो इस कहानी का सबसे बड़ा झटका था। धनलक्ष्मी ने कहा, अप्सरा पहले से शादीशुदा थी। उसने शादी कार्तिक राज नाम के युवक से की थी। कार्तिक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, एक सीधा साधा मिडिल क्लास का इंसान था। शादी करने के बाद पहला महीना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। दोनों ने अलग घर भी ले लिया था। लेकिन 1 महीने बाद अप्सरा की माँ अरुणा उसके साथ रहने आ गई। शुरुआत में किसी को आपत्ति नहीं हुई थी, सबको लगा माँ के लिए इसलिए बेटी दवा के पास आ गई। लेकिन इसके बाद घर का माहौल बदलने लगा। अप्सरा और अरुणा पैसे को पानी तरह उड़ाने लगे। महंगे होटल, शॉपिंग, पार्टी, पॉप, लग्जरी लाइफस्टाइल, ये सब मतलब उन्होंने एक दिन में लाखों रुपए खर्च करने लगे। कभी 1 लाख तो कभी 5 लाख। इन दोनों माँ बेटी का रवैया देखकर कार्तिक हैरान रह गया। इसलिए जब उसने सवाल किया तो अप्सरा ने साफ साफ कह दिया, शादी से पेट नहीं भरता तो फिर मुझसे शादी क्यों की। घर में तनाव बढ़ता गया और फिर आखिरकार एक दिन अप्सरा ने दहेज पे डंका के ठोक दिया। उसके बाद पुलिस आई और कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कुछ दिन बाद कार्तिक जमानत पर बाहर आया, पर वो बदनामी, शर्म और मानसिक दबाव सह नहीं पाया और उसने भी खुदकुशी कर ली, जिसके चलते उसकी मां धनलक्ष्मी आज भी उसी दर्द में जिए जा रही है। कार्तिक की मौत के बाद उसी रात अप्सरा और अरुणा तमिलनाडु से भाग गई और वे फिर हैदराबाद पहुंची। यही एक मंदिर में उनकी मुलाकात हुई साई कृष्णा से, जो एक पुजारी था, ठेकेदार था और MBA ग्रेजुएट था। और यहीं से एक नई कहानी की शुरुआत हुई जिसका अंजाम अप्सरा की मौत तक चला गया। आज धनलक्ष्मी अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रही है, पर सवाल अब भी बाकी है, क्या अप्सरा अपने कर्मों की सजा पा गई या हर हाल में कानून को अपना काम करना चाहिए था? क्या साई कृष्णा ने गलत किया था या एक गलती को दूसरी गलती से सुधारने की कोशिश की? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में बताइए। आपकी राय मायने रखती है। अगर आप मानते हैं इस कहानी से हमें कुछ सीख मिलती है तो एक रेड दिल वाला कमेंट जरूर करें, क्योंकि संदेश साफ है, झूठ, लालच और गलत रिश्ते आखिरकार सब कुछ बर्बाद कर देती है। कहानी यही खत्म होती है। धन्यवाद।